हेलो दोस्तों, तो मैं दिशा की किताब पढ़ाने का आपसे वादा कर चुका हूं। हम बिना समय बर्बाद करते हुए आज थर्ड डे हो चुका है, तो हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक है प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। तो दोस्तों, इसके अंदर पहला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांटा जा सकता है। तो दोस्तों, 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसके बाद व्याख्या दी गई है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया। इन्होंने राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेशों, फर्स्ट पश्चिम शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा नहरी प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश, पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, सातवां चंबल बीहड़ प्रदेश में विभक्त किया। 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास एस के सेन 3 भागों में तथा 1971 में तीसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के 2 भागों राजस्थान व राजस्थान पठार तथा 4 उपभागों मरुस्थल राजस्थान बांगर, अरावली पठार व चंबल बेसिन एवं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1974 में राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर निम्नांकित 4 भागों में विभाजित किया। तो दोस्तों, ये 4 भाग इस प्रकार है। राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 एक दृष्टि में। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का समय सबसे नवीन है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का युग प्लीस्टोसीन। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11%, इसकी जनसंख्या है 40%, अवशेष 33 सागर भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा इसका। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जिले हैं 16। औसत ऊंचाई है 150 से 380 मीटर। वर्षा है 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। नदियाँ इसके अंदर आती है घग्गर और लूनी। जलवायु इसके अंदर आती है शुष्क व अर्धशुष्क। वन इसके अंदर आते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। मिट्टी रेतीली, बुलई, एरिडी, एंटी सोल्स। फसल आती है गवार, बाजरा, मोठ। विशिष्टता आती है बालू का स्तूप। उसके बाद दूसरी आती है दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका समय है सबसे प्राचीन, युग है प्री कैम्ब्रियन, क्षेत्रफल है 9.1%, जनसंख्या है 10%, अवशेष है गोंडवाना लैंड। भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा है प्रायद्वीप पठारी प्रदेश। ढाल है इसकी पार्श्ववर्ती। जिले हैं इसके अंदर 13। औसत ऊंचाई है 930 मीटर। वर्षा है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। नदियां हैं बनास। जलवायु है उप आर्द्र। वन है उष्ण कटिबंधनीय, कांटेदार झाड़ियां। मिट्टी है काली भूरी पथरीली। फसल है मक्का, जवार। विशिष्टता है बहुतायत खनिज। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आता है पूर्वी मैदान प्रदेश, जिसका समय है तीसरा प्राचीन, युग है प्लेस्टोसीन प्रारंभिक, क्षेत्रफल है 23.3%, जनसंख्या है 39%, अवशेष है 33 सागर। भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ढाल है पश्चिम से पूर्व। जिले हैं 13। औसत ऊंचाई है 200 से 500 मीटर। वर्षा है 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। नदियां हैं बनास, बनगंगा, चंबल, माही। जलवायु है आर्द्र। वन है मिश्रित पतझड़। मिट्टी है जलोढ़, दोमट। फसल है गेहूं, जौ, चना, सरसों। विशिष्टता है बीहड़। इसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसका समय है दूसरा प्राचीन, युग है क्रिटेशियस क्षेत्र। इसकी फसल है दोस्तों गेहूं, जौ, चना, सरसों और विशिष्टता है बीहड़। इसके बाद हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का समय जानेंगे, वो है दूसरा प्राचीन, युग है क्रिटेशियस, क्षेत्रफल है 6.49%, जनसंख्या है 11%, अवशेष है गोंडवाना लैंड। भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ढाल है दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से पूर्व। जिले हैं 6। औसत ऊंचाई है 450 से 600 मीटर। वर्षा है 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। नदियां हैं चंबल, पार्वती, आहू, काली सिंध, परवन। जलवायु है अति आर्द्र। वन है सघन सदाबहार वन। मिट्टी है काली लाल कछारी, जिसे वर्टिसोल्स भी कहते हैं। फसल है मसाले, सोयाबीन, कपास। विशिष्टता है लावा पठार। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। तो दोस्तों इसे 7 प्रदेशों में बांटा था। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। तो दोस्तों इसका उत्तर है अरावली पर्वतीय अंचल। राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का एक भाग है। तो दोस्तों इसका उत्तर है बाड़मेर।
झालावाड़ के बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौगोलिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर है हड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली। इसके बाद संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत में निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है फर्स्ट उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, जो कि है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। इसके बाद निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? तो इसका उत्तर है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। इसके बाद हमें सुमेलित करना है दोस्तों, तो इसका उत्तर आएगा चौथा, जो कि है अ का उत्तरी पश्चिम रेगिस्तान, जो है वो है फर्स्ट का दोस्तों 12 से रो क्या। तो दोस्तों फर्स्ट वाले का उत्तर है फर्स्ट, इनका उत्तर 1, 2, 3, 4 ये पूर्वी मैदान 40 से 80 मीटर, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश 20 से 90 सेंटीमीटर, दक्षिण पूर्वी पठार 75 सेंटीमीटर। अब हम अगले पेज पर चलेंगे दोस्तों। राजस्थान के निम्न भौतिक प्राकृतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर है फर्स्ट, पश्चिमी रेगिस्तान मैदान क्षेत्र। इसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इसका उत्तर है फर्स्ट, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। ये बिल्कुल गलत बात है। व्याख्या, उत्तर पूर्वी मैदान को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इयोसीन कला एवं प्लीस्टोसीन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र टेथिस सागर था। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, जो कि है भौतिक विभाग अरावली शैल समूह, अरावली दिल्ली क्रम, धरातलीय लक्षण, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। उसके बाद हम अगले के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों ये है व्याख्या, पूर्वी मैदान भाग मरुस्थल किसी समय टेथिस सागर तथा अरावली हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है? तो दोस्तों इसका उत्तर है तो दोस्तों इसका उत्तर 3 था, जो कि है 1, 2, 3। तो इसके अंदर ये तीनों ऑप्शन सही है। ये तीनों ऑप्शन से भौतिक विभाग दक्षिणी पूर्व पठार शैल समूह, आकिरण विंध्यन कर्म, धरातलीय लक्षण, गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग, भौतिक विभाग पश्चिम बालू का मैदान, शैल समूह रायलो क्रिटेशस क्रम, धरातलीय लक्षण टेथिस सागर का अवशेष रूप, भौतिक विभाग अरावली शैल समूह अरावली दिल्ली क्रम, धरातलीय लक्षण प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर 3 सही है। शेखावाटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, माही का मैदान। इसके बाद हम व्याख्या पर चलते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः घग्गर, शेखावटी, नागौर, उच्च भूमि, विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, माही का मैदान आते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंधों में सही कथन चुनिए। तो दोस्तों इसका उत्तर केवल फर्स्ट ही सही है। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे व्याख्या दी गई है। उपयुक्त प्रश्न के विकल्पों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा गठित प्रोफेसर्स के पैनल ने विकल्प 1 61.11 को ही सही माना। अन्य विकल्पों के आंशिक प्रतिशत में विविधता होने के कारण उन्हें सही नहीं माना गया। राज्य के 9 या 9.3% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राज्य के 23 या 23.30% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। राज्य के 6.89 या 7.30% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है।
तो दोस्तों ये AM हेरोन ने किया था। उसके बाद व्याख्या है, राजस्थान के भू तात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में AM हेरोन, THD ला टोरशे, MS कृष्णन, AL कोलसन, CA हैकेट, PK घोष, DN वाडिया आदि का नाम उल्लेखनीय है, किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन AM हेरोन 1936-1953 में प्रस्तुत किया। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, जो कि 61% तथा 40%। व्याख्या, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, निर्माण काल टर्शटारी एवं प्लीस्टोसीन, विस्तार कुल लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 200-300 मीटर समुद्र तल से। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर भाग आता है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान तथा पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। इसके अंदर अगला प्रश्न आता है दोस्तों, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो इसको थार कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, जो कि है 61%। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका उत्तर है फर्स्ट 40%। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो इसका उत्तर है दूसरा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद प्रश्न आता है दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है? तो दोस्तों ये दिशा है दक्षिण से उत्तर, नहीं, इस दिशा का नाम है पश्चिम से पूर्व। इसके बाद आता है दोस्तों, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। इसके बाद दोस्तों इन्होंने व्याख्या दे रखी है। व्याख्या, थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85%, पाकिस्तान में 15% इसका विस्तार, भारत में राजस्थान 62%, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा व 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल में है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालूका स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान ओएसिस कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, लगभग 2/3। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो दोस्तों इसके अंदर थार रेगिस्तान स्थित है। थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन है? तो दोस्तों इसका उत्तर फर्स्ट सही है, जो कि 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। चौथा, भालेरी, चूरू, मेंढा नदी घाटी, सीकर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, भू जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, 7,000। इसके बाद है, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल हैं, वह है चौथा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। इसके बाद है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, दक्षिणी भाग। इसके बाद व्याख्या है, इसकी समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर दक्षिणी भाग में और 300 मीटर उत्तरी भाग में है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, 12। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है, किंतु वर्तमान नए जिलों के पुनर्गठन के पश्चात मरुस्थलीय जिलों की संख्या 16
गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, ब्यावर जिले का उत्तर पश्चिमी भाग, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर हो गई हैं। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? तो दोस्तों उदयपुर नहीं है। गतिशील मोबाइल रेत के टीले और राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं धरियन। व्याख्या, पश्चिमी राजस्थान के में शुष्क मरुस्थल की बालू रेत के टीले धोरे धरियन के अधिक फैलाव के कारण थली रेत ही रेत कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इनकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड कहते हैं। थार मरुस्थल में ढांड के नाम में से कौन सा जाना जाता है? तो दोस्तों चंद्रकार बालू का स्तूप में गर्त को ढांड कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है टेथिस सागर का। व्याख्या, थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदानी भाग किसी समय टेथिस सागर का भाग था। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांभर, डिडवाना, पचपदरा, बालोतरा आदि खारे पानी का बड़ी झीलें, प्लाया झीलें स्थित हैं। आकल गांव जैसलमेर के जीवाश्मीय प्रमाण भी इसी ओर इंगित करते हैं। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है थार का मरुस्थल। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। व्याख्या, पश्चिमी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान के उपखंड लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ सदाबहार वन पाए नहीं जाते हैं। व्याख्या, थार के मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि सघन सदाबहार वन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न आता है, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, थार का रेगिस्तान अंचल। इसके बाद आता है व्याख्या, पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। व्याख्या, पर्मियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर बेड फलोदी जिले पूर्व जोधपुर के बाप गांव के आसपास गोलाश्म संस्तर ताल चीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है, बाल बोल्डर्स युग से संबंधित हैं? तो दोस्तों तीसरा, कार्बोनिफेरस इससे संबंधित हैं। उसके बाद प्रश्न आता है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 41.5। इसके बाद व्याख्या दी गई है, पश्चिमी रेतीले राजस्थान में बालू का स्तूप, तो स्तूपों का विस्तार, क्षेत्रफल और मरुस्थलीय क्षेत्रफल का प्रतिशत सब दे रखा है। दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है 85,660 किलोमीटर, क्षेत्रफल है 41.50%। इसके बाद 0% से 20% प्रभावित क्षेत्र है 24,856 वर्ग किलोमीटर और इसकी प्रतिशत है 11.50%। इसके बाद 20% से 40% प्रभावित क्षेत्र है 10,165 वर्ग किलोमीटर जो कि है 4.80%। 40 से 60% प्रभावित क्षेत्र है 34,322 वर्ग किलोमीटर जो कि है 14.70%। इसके बाद आता है 60% से 80% प्रभावित क्षेत्र, वो है 39,782 वर्ग किलोमीटर जो कि है 18.60%। इसके बाद आता है 80 से 100% प्रभावित क्षेत्र जो कि 18,903 वर्ग किलोमीटर जो कि है 8.90%। उसके बाद आता है कुल हैं 2,13,688 वर्ग किलोमीटर जो कि 100% हो गया। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के देश क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये है 60%। इसके बाद व्याख्या आती है, पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का लगभग 59 से 60% भाग बालू का स्तूपों से आच्छादित है। इसके बाद आता है प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा
एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों थली प्रकार नहीं है इसका। व्याख्या, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश सैंडी ड्यून्स एरिया जिसे कहा जाता है। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है। इन्हें टीले, टिबेट, धोरे, साहित्यिक भाषा में धरियन, जैसलमेर की स्थानीय भाषा में आदि नामों से जाना जाता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर तथा सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार हैं, पवन की गति के अनुसार अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, रेखीय बालू का स्तूप, बरखान, बरछान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जिसे ट्रांसवर्स ड्यून्स भी कहते हैं, आकृति के अनुसार पैराबोलिक बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप जिसे स्टार सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों इंसेलबर्ग इसका प्रकार नहीं है। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है पहला जो कि है मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। इसके बाद व्याख्या आती है, तारा बालू का स्तूप स्टार सैंड ड्यून्स जिसे कहा जाता है हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र तथा गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। इसके बाद प्रश्न है, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला जो कि है बीकानेर, गंगानगर। इसके बाद व्याख्या है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ट्रांसवर्स ड्यून्स जिसे कहते हैं, इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर एवं स्तूपों के मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं। ये बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा जो कि है पहला और दूसरा, बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर एंड गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, तो इसे बरखान कहा जाता है। व्याख्या, बरखान, बरछान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, बरछान क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। इसे 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की पश्चिमी क्षेत्रों में 10 से 20 मीटर ऊंचाई एवं 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई तक फैले हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूपों का होता है क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। भालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लुणकरणसर, करणी माता, देशनोक, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, ओसिया व जोधपुर, डिडवाना, कुचामन में मिलते हैं। यह बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बरछान बरखान है, तो इसका उत्तर है रेत के टीले। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पर आते हैं, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है तीसरा जो कि है पहला, दूसरा और तीसरा, ओसिया जोधपुर, देशनोक बीकानेर, दांता रामगढ़, सीकर। इसके बाद आता है, बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित, तो दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है। सीव है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसके बाद व्याख्या आती है, बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है जिसे सीफ सिप कहा जाता है। बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि रोही कहलाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है सीफ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टद्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला, रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है, अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर ड्यून्स। इनका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है। जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में भी इनका विस्तार है। इन रेखीय बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। पवनानुवर्ती
स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बनने सीप वाले स्तूप होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसलमेर के किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो दोस्तों जैसलमेर के अंदर दूसरा और तीसरे प्रकार के बालू का पाए जाते हैं, जो कि हैं परवलयिक और अनुदैर्ध्य। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है बरखान एवं परवलयी। इसके बाद है, सीप पवन विमुख रेखीय आदि अनुदैर्ध्य तथा बरखान परवलयी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, जो कि है पैरावोलिक। इसके बाद अगली व्याख्या है, राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालू का स्तूप को पैरावोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप बीकानेर राजस्थान में सर्वाधिक हैं। पैरावोलिक, जिसे पैराबोलिक भी कहा जाता है, बालू का स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो इसका उत्तर है पहला, बालू का स्तूप। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, जो कि है पैराबोलिक। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो दोस्तों इसका उत्तर है फलोदी पोखरण। इसके बाद व्याख्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलोदी जिले के दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत हैं। सही कथन का चयन करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन है, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। तीसरा है, जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 और 2। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है? तो दोस्तों ये चौथा, बीकानेर जैसलमेर फलोदी पोखरण में पाया जाता है। इसके बाद लाठी सिरीज क्या है? तो दोस्तों ये भूमिगत जल पट्टी है। इसके बाद व्याख्या है, लाठी सिरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक भूगर्भीय पृथ्वी के अंदर जलभृत की चौड़ी पट्टी भौगोलिक बेल्ट, जिसे लाठी सिरीज क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ टर्शरी कालीन अवसादी चट्टानों में तेल एवं गैस के भंडार मिलते हैं। यहाँ चांदन नलकूप कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण थार का घड़ा कहलाता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, थार का घड़ा किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसे चांदन नलकूप कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में लाठी सिरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों बालू का स्तूपों की अधिकता, ये कथन सही नहीं है। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, जो कि है जैसलमेर। इसके बाद व्याख्या है, आकल गांव जैसलमेर के बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में काष्ठ जीवावशेष पार्क वुड फॉसिल पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए जाते हैं। आकल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आदि लगभग कितनी मानी गई है? आयु कितनी मानी गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, 18 करोड़ वर्ष। इसके बाद है, राजस्थान में अकाल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, आकल। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में थार मरुस्थल के भाग हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, जो कि है गोड़वाड़ प्रदेश और शेखावटी प्रदेश। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर व्याख्या दी गई है, अर्धशुष्क मैदान बांगर प्रदेश का विभाजन 4 भागों में किया गया है दोस्तों। पहला भाग क है, जो कि है घग्गर क्षेत्र, काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों के सबसे उत्तरी भागों में है, जहां प्राचीन काल से ही घग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। उसके बाद दूसरा भाग है नागौरी उच्च प्रदेश, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 300 से 500 मीटर है। नागौरी उच्च प्रदेश नागौर, डिडवाना, कुचामन जिले से विस्तृत इसका अधिकांश भाग
अंतः प्रवाही है, जिसके धरातल में कई गर्त पाए जाते हैं, जहां वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की मौसमी झीलें बन जाती हैं, जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। सांभर, डिडवाना आदि नमक झीलें इसी प्रदेश में स्थित हैं। इस प्रदेश में सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यह बंजर व रेतीला प्रदेश है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कुबड़ पट्टी पाई जाती है। इसके बाद तीसरा भाग है शेखावटी क्षेत्र, जो आंतरिक जल प्रवाह का मैदान समुद्र तल से ऊंचाई 450 मीटर है। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग अंतः प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी के दक्षिण पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावटी क्षेत्र स्थित है। शेखावटी भूभाग की स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र अंतः प्रवाही है, जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग तथा उत्तरी नागौर का कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके बाद चौथा भाग है दोस्तों लूनी बेसिन, जो कि है गोडवाड़ा प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी व उसकी सहायक नदियां बहती है। पाली, सिरोही, जोधपुर व जालोर आदि जिलों में विस्तृत इस क्षेत्र की सभी नदियां अंशकालीन हैं। लूनी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग समतल प्राचीन काम्पीय मैदान का है, जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग को घेरता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा जिले तक पहाड़ी अपवाह तंत्र के कारण मीठा एवं तत्पश्चात नमक युक्त चट्टानों, नमक के कणों युक्त एवं मरुस्थलीय प्रदेश के अपवाह तंत्र के कारण खारा पाया जाता है। ज्ञातव्य है कि बाड़मेर व जालोर का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, जहां पूर्व से में समुद्र था, उस क्षेत्र को निरहिर्द के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, जो कि है शेखावटी क्षेत्र। इसके बाद आता है लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, जो कि है पश्चिमी मरुस्थल। इसके बाद आता है गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो दोस्तों इसे लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। इसके बाद है गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, जो कि है थार पश्चिमी मरुस्थल। इसके बाद अगला प्रश्न आता है राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गोडवाड़ प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है 56 का मैदान। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 300 से 500 मीटर। अगला प्रश्न है शेखावटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, अर्धशुष्क क्षेत्र। इसके बाद प्रश्न आता है घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, जो कि है अर्धशुष्क क्षेत्र। इसके बाद आता है घग्गर का मैदान स्थित है, तो दोस्तों ये तीसरा गंगानगर व हनुमानगढ़ के अंदर उपस्थित है। इसके बाद आता है किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है लूनी बेसिन। इसके बाद अगला प्रश्न आता है राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, जो कि है शेखावटी अंचल। इसके बाद व्याख्या आती है बागड़ राजस्थान में दो भू क्षेत्रों का वाचक रहा है। वागड़ वारकट प्रदेश बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहते हैं। बांगड़ प्रदेश यह अरावली पर्वत व पश्चिम मरुस्थल के मध्य का भाग है, जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, डिडवाना, कुचामन, नागौर व पाली जिले में विस्तृत है। नरहड़, पिलानी, भादरा, नोहर, हनुमानगढ़ एवं कनाड़ा आदि भूभाग जिसे जिनपाल संकलित खतरगच्छ पट्टावाली में बागड़ नाम से बहुशः अभिहित किया गया है। स्रोत संदर्भिका राजस्थान सूजस पृष्ठ 568। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, जो कि है वागड़ बांसवाड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है राजस्थान में बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है राजसमंद। इसके बाद आता है राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका नाम है अरावली पर्वत। उसके बाद व्याख्या दे रखी है
प्रागैतिहासिक काल, कार्बोनिफेरस युग भी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो इसका उत्तर है पहला, प्री कैम्ब्रियन। इसके बाद व्याख्या दी गई है, भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप निस्शिस्ट व ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प से हुई थी। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी। इसके बाद प्रश्न आता है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई? तो दोस्तों यूरेशियन प्लेट से अलग हुई। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, तो ये विद्यमान है अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है, अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वतमाला, समयानुसार प्राचीनतम पर्वतमाला, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला। इसके बाद दोस्तों, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका उत्तर है दूसरा, अरावली। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है। इसके बाद व्याख्या है, अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग लगभग 10% जनसंख्या में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। RBSc कक्षा 11 भूगोल के अनुसार अरावली का मुख्य विस्तार 9 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू जिलों में है, किंतु अरावली की शाखाओं एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत ब्यावर, डीडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग, कोटपुतली, बहरोड एवं खेरथल, तिजारा में अरावली का विस्तार है। इसके बाद प्रश्न आता है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सिरोही। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसके बाद व्याख्या दी गई है दोस्तों, अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग सकड़ा पाया जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, अरावली पर्वत का विस्तार है। तो दोस्तों इसका विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है अरब सागर तल। इसके बाद व्याख्या दी गई है, अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो इसका उत्तर है अरावली पर्वत। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। तो दोस्तों इसका उत्तर है अरावली की पहाड़ियाँ। इसके बाद व्याख्या है, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो इसका उत्तर है अरावली। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, अरावली पर्वत। इसके बाद प्रश्न आता है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अरावली पर्वत श्रेणी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? इसका उत्तर है पहला, उत्तरी मध्यवर्ती। इसके बाद दोस्तों व्याख्या दी जाती है, अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित हैं तथा सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में हैं। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही सबसे अधिक ऊंचाई व पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए हैं तथा भीलवाड़ा, ब्यावर व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न है, कथन ए दिया हुआ है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है।
और इसका कारण दिया हुआ है अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, जो कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। इसके बाद प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इन्होंने कथन दे रखे हैं। पहला कथन है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। दूसरा, अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। तीसरा, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। चौथा, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा, जो कि एक, दूसरा और चौथा सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये गलत है दोस्तों, प्रभावित है। इसके बाद व्याख्या दी गई है अरावली पर्वत राजस्थान के लिए जीवनदायिनी सरिताओं यथा बनास, बेडच, लूनी, खारी, कोठारी, सूकड़ी, साबरमती आदि की जन्म स्थली हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जल भरी हवाएं इनके समानांतर प्रवाहित होकर हिमालय तक बेरोक टोक चली जाती हैं, अतः मानसूनी वर्षा नहीं होती है। अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण युग प्री कैम्ब्रियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके बाद प्रश्न दिया गया है अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, दूसरा और चौथा तथ्य बिल्कुल सत्य है, जिन्हें मैं पढ़कर बता देता हूँ। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है तथा यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर है तीसरा, दक्षिणी। इसके बाद व्याख्या दी गई है दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्यतः आबू पर्वत खंड सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। तो इसका उत्तर है सिरोही। इसके बाद व्याख्या है अरावली की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर, अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। इसके बाद प्रश्न दिया गया है निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है। इसका उत्तर है अजमेर। इसके बाद प्रश्न है अरावली प्रदेश का भाग नहीं। तो इसका उत्तर है विंध्यन खंड। इसके बाद व्याख्या दी गई है अरावली प्रदेश के 3 लघु भौतिक भाग। पहला, उत्तरी अरावली क्षेत्र जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक। इस पर्वत श्रृंखला में शेखावटी एवं सीकर की तोरावाटी पहाड़ियां तथा जयपुर, नाहरगढ़, जयगढ़, मनोहरपुरा और अलवर की पहाड़ियां, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सीरावास सम्मिलित हैं। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों में क्रमशः रघुनाथगढ़, सीकर, खोह, जयपुर, भेराच, अलवर, बरवाड़ा, जयपुर हैं। इसके बाद दूसरा है मध्य अरावली क्षेत्र अजमेर से राजसमंद तक। इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। इससे निम्न पहाड़ियां सम्मिलित हैं। पहली, मध्य अरावली क्षेत्र मेरवाड़ा पहाड़ियां मुख्य रूप से अजमेर जिले में विस्तृत है। शेखावटी निम्न पहाड़ियां सांभर झील से झुंझुनू में सिंघाना तक। इसके बाद तीसरा है दक्षिणी अरावली क्षेत्र राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक। दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा गया है। आबू आरबुद पर्वत भी कहा जाता है, जिसे विस्तार अचलगढ़ सिरोही में। इसके बाद दूसरा है मेवाड़ अरावली, विस्तार उदयपुर राजसमंद में। इसके बाद प्रश्न है निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है। तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, जो कि है अचलगढ़। इसके बाद प्रश्न दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर है तीसरा, जो कि है नाग पहाड़। अगला प्रश्न है दोस्तों मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। तो इसका उत्तर है सांभर क्षेत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है भानगढ़, बिलाली व सीरावास श्रेणियां स्थित हैं। तो दोस्तों ये उत्तरी अरावली में स्थित हैं। इसके अंदर सम्मिलित करना है दोस्तों। इसका उत्तर तीसरा है, जो कि पहले का तो तीसरा है दोस्तों। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र अलवर में है। अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर में है। भोराट क्षेत्र उदयपुर तथा दक्षिणी अरावली सिरोही। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों इन्होंने ये स्टार मार्क कर रखा है, जो कि इन लोगों को भी ढंग से नहीं पता है।
इसके बाद हम अगला प्रश्न स्टार मार्क कर रखा है, मतलब इसका ये मीन्स है कि इन ऑप्शंस के अंदर वो उत्तर नहीं है, ये सारे ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? इसका उत्तर है तीसरा चित्तौड़गढ़। इसके बाद व्याख्या है, चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार अरावली का भाग है, जबकि भैंसरोड़गढ़ का पठारी भाग विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गागरोन। इसके बाद व्याख्या आती है, गागरोन किला झालावाड़ में स्थित है, यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं बल्कि विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। प्रश्न आता है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा 23%। इसके बाद व्याख्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, इस प्रदेश में राज्य का 23.30% भूभाग आता है। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत इस क्षेत्र में जिलों की संख्या 13 अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, जयपुर है। समतल होने के साथ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित यह भाग विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान A.M. हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया कहलाता है। इनके उच्च भूभाग टीले नुमा हैं, जिसके कारण इसे पिडमांट मैदान भी कहा जाता है। इस प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों बनास, चंबल एवं माही बेसिन में बांटा जाता है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? इसका उत्तर है तीसरा बनास बेसिन। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा मालपुरा करौली मैदान। इसके बाद प्रश्न है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका भाग जवाई बेसिन नहीं है। इसके बाद व्याख्या दी गई है, पूर्वी बेसिन मैदान का मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बनास बेसिन, बनास व उसकी सहायक नदियों से निर्मित यह बेसिन मुख्यतः पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक आदि जिलों में विस्तृत है। इसके बाद दूसरा है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन मुख्यतः कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में स्थित है। तीसरा है मध्य माही बेसिन, छप्पन का मैदान, यह बेसिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व सलुम्बर में विस्तृत है। इसके बाद प्रश्न है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो इसका उत्तर है पूर्वी मैदान। इसके बाद प्रश्न है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? इसका उत्तर है कांठल का मैदान। व्याख्या, कांठल माही नदी के कांटे किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। इसके बाद प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पूर्वी मैदान प्रदेश। इसके बाद व्याख्या दी गई है, पूर्वी मैदानी प्रदेश या उपजाऊपन खाद्यान्न का कटोरा अरावली पर्वतमाला के कारण, क्योंकि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है। इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, जो कि है बदेलखंड पठार। इसके बाद व्याख्या है, बदेलखंड का पठार मुख्यतः प्रदेश में स्थित है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर दूसरा सही है दोस्तों, जो कि है दूसरा और तीसरा। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150-300 मीटर है तथा जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। इसके बाद व्याख्या है, बनास बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है, जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है। इसके बाद प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। तो दोस्तों इसके 2 भाग है, विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार। इसके बाद व्याख्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हाड़ौती तथा लावा पठार भी कहा जाता है, इस क्षेत्र में राज्य का 6.49% भाग आता है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर है। नए जिलों के पुनर्गठन के उपरांत दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जिलों की संख्या 6 है तथा कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, बिजोलिया, चित्तौड़गढ़, रावत भाटा 12 यह पठारी प्रदेश 2 भागों में बांटा जा सकता है। कब?
पहला भाग विंध्य कगार भूमि, इसका विस्तार डांग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है। यह भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है। दूसरा दक्कन लावा पठार, इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में है। मालव प्रदेश, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उमरपाल, बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ इसी क्षेत्र में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों, दरारी उद्भेदन से जनित बेसाल्ट लावा से हुआ है। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अराबाला पहाड़ियाँ व कोटा की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं, जो कि इसी पठारीय भाग के अंदर हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आता है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है, तो वह है चंबल व बनास। इसके बाद प्रश्न है, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, जो कि है बलुआ पत्थर। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है, तो दोस्तों हाड़ौती पठार में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। इसका उत्तर है पहला, मुकुंदरा पहाड़ियाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा हैं, तो दोस्तों ये चौथा इसका उत्तर है विंध्यन की पहाड़ियों का। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, जो कि है दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। इसका उत्तर है दूसरा, मुकुंदरा पहाड़ियाँ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, जो कि है दक्षिण पूर्व। इसके बाद प्रश्न है, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, धौलपुर करौली क्षेत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर है दौसा। इसके बाद व्याख्या है, हाड़ौती पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में है। हाड़ौती पठार के 3 गौण भाग हैं। पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी हिल्स, मुकंदरा हिल्स जो कि कोटा झालावाड़ के अंदर हैं। दूसरा है शाहबाद उच्च भूमि, 12 घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती है। इसके बाद है डग गंगधर उच्च भूमि झालावाड़। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, डग गंगधर उच्च भूमियाँ अवस्थित हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, हाड़ौती पठारी प्रदेश। इसके बाद है प्रश्न, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, शाहबाद उच्च भूमि में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है, तो दोस्तों इसका उत्तर है कोटा। झालावाड़ अवस्थित है, तो दोस्तों इसका उत्तर है चंबल बेसिन में। नहीं दोस्तों, इसका उत्तर है झालावाड़ अवस्थित है हाड़ौती पठार पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, तो इसका उत्तर है दक्षिणी पूर्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है, इसका उत्तर है तीसरा, हाड़ौती। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है हाड़ौती का पठार के नाम से। इसके बाद है डांग लैंड किसका भाग है, तो दोस्तों ये करौली पठार का भाग है। व्याख्या, करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांग लैंड कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न है, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो दोस्तों ये दक्षिणी भाग में स्थित है। व्याख्या, राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्रामों का समूह स्थित होने के कारण इस भूभाग को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन के में स्थित है, तो दोस्तों इसका उत्तर है माही। इसके बाद हम व्याख्या पर चलते हैं, तो वो है मध्य माही बेसिन। 56 का मैदान को वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व सलूम्बर पूर्व उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। इसके बाद प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्तर है तीसरा, मध्यमाही का मैदान। इसके बाद 56 का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों से
जिलों में विस्तृत है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा बांसवाड़ा डूंगरपुर। इसके बाद अगला प्रश्न है 56 बेसिन जिस जिले में है वह है? तो दोस्तों वह है बांसवाड़ा। व्याख्या 56 का मैदान बांसवाड़ा में है। तो 56 की पहाड़ियाँ 56 पहाड़ियों का समूह जो बालोतरा के मोकलसर गांव से सिवाना तक नाकोड़ा पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत, बालोतरा पूर्व में बाड़मेर जिले में है। इस मैदान में ने माही नदी को गोलाई दी है। तो 56 की पहाड़ियाँ भी गोल हैं। अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण 56 के विच्छेदित मैदान व आसपास के पहाड़ी भूभाग को वागड़ के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर 56 की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो इसका उत्तर है पहला हाड़ौती का पठार। इसके बाद अगला प्रश्न है व्याख्या है दोस्तों। इसके बाद मालवा पठार उत्तर मध्य भारत, पश्चिम में गुजरात के मैदान, दक्षिण और पूर्व में विंध्य श्रेणी, उत्तर में मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड उच्च भूमि से घिरा है। ज्वालामुखीय उत्पत्ति वाला यह पठार मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार राजस्थान का हिस्सा है। मालवा के पठार के उत्तरी भाग को हाड़ौती पठार भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो इसका उत्तर है पहला दक्षिण पूर्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है राज्य में डेक्कन ट्रेप के शेल समूह विद्यमान हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा झालावाड़ कोटा में। इसके बाद व्याख्या दी गई है डेक्कन ट्रेप दक्षिण पूर्व भाग में झालावाड़, कोटा एवं मेवाड़ के कुछ भागों तक फैले हैं। इन शैलों का रंग अधिकतर गहरा भूरा अथवा हरा होता है। इसके बाद प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश फैला है किसके सहारे? तो दोस्तों इसका उत्तर है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। इसके बाद व्याख्या है अरावली व विंध्यन पर्वतमाला का मिलन स्थल विशाल या बृहत सीमा भ्रंश कहलाता है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेगू, सत्तूर, बूंदी, उत्तरी कोटा में स्पष्टतः दृष्टिगत होता है तथा पुनः सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में इसे देखा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है बृहत महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा दक्षिण पूर्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उदयपुर। मालानी आग्नेय शेल समूह के कारण पनपा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जालोर ग्रेनाइट। इसके बाद व्याख्या है मालानी आग्नेय शेल समूह मुख्यतया जालोर एवं सिवाना बालोतरा में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट्स चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ गुंबदाकार या इंसेलबर्ग के रूप में पाई जाती हैं। इन शेलों के आधार पर जालोर सांचौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। इसके बाद प्रश्न है जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से। जालोर ग्रेनाइट में से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है गुंबदाकार। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? तो दोस्तों जालोर के अंदर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। मलानी पहाड़ी स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा जो कि है जालोर बाड़मेर। इसके बाद अगला प्रश्न है आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है? तो दोस्तों यह ग्रेनाइट से निर्मित है। इसके बाद अगला प्रश्न है सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये आकृतियां हैं सर्पाकार। इसके बाद व्याख्या है पाली जिले में स्थित सेंदड़ा स्टेशन के पास सर्पाकार चट्टानों की आकृति में विविधता पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्खात स्थलाकृति चौथा। इसके बाद व्याख्या है पूर्वी मैदान के भाग चंबल बेसिन धौलपुर सवाई माधोपुर को उत्खात स्थलाकृति बैडलैंड टोपोग्राफी हेतु माना जाता है। इसकी स्थलाकृतियों में मुख्यतः गार्ज नदी, कगार जलप्रपात, चूलिया, शिप्रकाएँ, निक पॉइंट्स तथा
बीहड़ भूमि आदि हैं। इसके बाद प्रश्न है राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, चंबल बेसिन। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्खात स्थलाकृतिक पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। इसके बाद प्रश्न है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मेवल नाम से जाना जाता है। इसके बाद व्याख्या है मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग है, भाग वागड़ व्याघ्रवाद डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है इसका। इसके बाद प्रश्न है दोस्तों कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों तीसरी, भामेट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में नहीं है। इसके अलावा सारी सही है, जो कि है वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, मेवात अलवरपुर भरतपुर तथा हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़। इसके बाद व्याख्याएं भामेट क्षेत्र में उदयपुर सलुम्बर डूंगरपुर एवं पूर्वी सिरोही जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भौमट कहलाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान में बागर और मरु के नाम है? तो दोस्तों इसका उत्तर है भौगोलिक क्षेत्र। इसके बाद व्याख्याएं राजस्थान में मरु मरुस्थल मेरु उच्च पर्वतीय प्रदेश माल पठारी भाग को तथा बागड़ प्रदेश अरावली पर्वत व पश्चिम मरुस्थल के मध्य भाग को संदर्भित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। व्याख्या मध्यजीवी महाकल्प जिसे मेसोजोइक कहा जाता है इंग्लिश में। जुरासिक युग 1800 लाख वर्ष। जैसलमेर में जुरासिक काल के लाठी श्रेणी शेल समूह है। महासमूह बेंडेसर श्रेणी बोमाती श्रेणी बाड़मेर बेसिन जैसलमेर श्रेणी बेसिन दक्कन गंगानगर शेल्फ। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है दूसरा, जो कि है भरतपुर अलवर व झुंझुनू। इसके बाद अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, जो कि है बरखान बालू का स्तूप है तथा लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जलपट्टी इंसेलबर्ग आबू पर्वतखंड प्लाया शुष्क झील। इसके बाद अगला प्रश्न भी सुमेलित करने का है दोस्तों। इसका उत्तर दूसरा है, जो कि है मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र गिरवा तथा हाड़ौती पठार मिलता है मुकुंदरा पहाड़ी। शेखावटी पठार मिलता है अंतः प्रवाहित अपवाह। इसके बाद घग्गर मैदान मिलता है नाली से। तथा कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, ये सारी विशेषताएं राजस्थान के मरुस्थल की विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। अतिशुष्क दशाएं, तापमान का अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा, कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण। इसके बाद अगला प्रश्न है कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, जो कि है पहला और दूसरा। लूनी बेसिन गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है तथा गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है चौथा, जो कि है नागौर उच्च भूमिया डोरा पर्वत, ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, माउंट आबू। इसके बाद प्रश्न है हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है, वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, 16.7 करोड़ वर्ष। व्याख्या जैसलमेर के जेठवाई क्षेत्र में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थोरासोरस की नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं जो 167 मिलियन वर्ष पुराना है। IIT रुड़की और GSI ने शाकाहारी डायक्रेओसोराइड सोरोपोड्स डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है। इसे थारोसोरस इंडिकस नाम दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, इसका उत्तर है पहला, दक्षिण पूर्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वाधिक नदियों के बहाव, ये व्याख्या है दोस्तों सर्वाधिक नदियों के बहाव क्षेत्र वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भू आकृतिक से के अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है रामायण और
भगवत गीता में धनशा शब्द का संदर्भ किससे है? तो दोस्तों इसका उत्तर है राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से हैं। इसके बाद व्याख्या है, धनशा शब्द भगवत गीता और रामायण में ए डेजर्ट को सूचीबद्ध किया गया है। रामायण में राजस्थान को धूम्रकुल्य कहा गया है। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम फारसी लेखक द्वारा दी गई। इसका उत्तर ये दी गई थी दोस्तों अल बरूनी के द्वारा। इसके बाद है, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, जो कि है पहला, दूसरा और चौथा। मैं इनको पढ़कर बता देता हूँ। अरावली पर्वत को आड़ावाल पहाड़ भी कहा जाता है तथा अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। मैं इनको पढ़कर बता देता हूँ। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसके बाद है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसके बाद अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। इसके बाद व्याख्या है दोस्तों, महान सीमा भ्रंश हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है। इसका विस्तार बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर एवं चित्तौड़गढ़ में है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा तथा दक्षिण पूर्व में मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित है। इसके बाद प्रश्न है दोस्तों, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? तो दोस्तों इसका उत्तर है भीलवाड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप समाप्त होता है। इसके बाद हम कल अगला जो चौथा भाग है वो पढ़ेंगे भूगोल का। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।